नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। साथियों, आज की जो क्लास नंबर हमारी जो है 41 होने वाली है, जिसके अंदर हमारी हेडिंग होने वाली है भारत में सिंचाई। ठीक है, दो हेडिंग पढ़ेंगे, भारत में सिंचाई और भारतीय खनिज संसाधन जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे, संसंधान के बारे में। ठीक है साथियों, तो लोसड़ी क्लास हम पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 41 आज की। तो शुरू करते हैं। आज का पॉइंट हमारा होने वाला है भारत में सिंचाई के बारे में। ठीक है, जानते हैं पहले पॉइंट। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत में खेती के लिए सिंचाई विभाग का प्रयोग किया गया था, जिसके अंतर्गत इनको 3 भागों में बांटा गया है। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। यानी कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यानी कि बड़े स्तर पर, एक मध्य सिंचाई परियोजना यानी कि छोटे स्तर पर, और एक लघु लघु यानी कि बीच की सिंचाई। ठीक है, तो दीर्घ, अतुल, अति लघु, इस तरीके से आप जानते हैं ना। तो उसी प्रकार से इन 3 सिंचाइयों का, विभागों का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत परियोजना सम्मिलित की जाती है, इनके अंतर्गत लगभग कितनी खेती करने वाले इसके अंदर आते हैं? 10,000 हेक्टेयर खेती जो है लगभग इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिनके पास 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अधिक खेती है, जो 10,000 हेक्टेयर ज़्यादा अधिक कृषि की खेती करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मध्य सिंचाई। मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिनके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की खेती होती है। उनको जो है मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लघु सिंचाई परियोजना। वे परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिनके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। यानी कि 2,000 से कम जिनके पास में भूमि हो, उनको जो है किसके अंदर? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार के द्वारा उनको उनको उसके हिसाब से लाभ दिया जाता है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। वर्तमान समय में भारत की कुल संचित क्षेत्र की जो क्षेत्र है, जो 37% बड़ी, वह मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 63 है और सिंचाई योजनाओं के अधीन है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भारत के अंदर जो कुल सिंचाई क्षेत्र है वो 37% बड़े स्तर पर है। अब मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो भी सिंचाई कराते हैं वो 37% कितने आते हैं? 63% के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, विश्व का सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र चीन में लगभग 21% और भारत में 20.2% है। यानी कि सबसे ज़्यादा चीन में जो है सिंचाई कितने परसेंट है? 21% है, भारत में 20% है, 20.2% है। अगला अपन देखेंगे, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी कि 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1,360 लाख हेक्टेयर जो खेती है उसके हिसाब के लिए 33% भाग के लिए सिंचाई उपलब्ध है भारत में। वर्तमान समय में कुएं और नलकूपों भारत में सिंचाई का प्रमुख संसाधन है। यानी कि कुएं के द्वारा और नलकूप यानी कि मोटरों के द्वारा जो है सिंचाई जो है भारत में सिंचाई की जाती है, कृषियों उनके किसानों के द्वारा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में हम देखेंगे लगभग कितना है। तमिलनाडु में लगभग 18% नलकूप पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में 15.6% पाए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। केवल नलकूपों के सर्वाधिक जो संघनता वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। यानी कि नलकूपों यानी कि नलों के द्वारा से जो है इनकी नहरों नलों के द्वारा सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख संसाधन तालाब सर्वाधिक सिंचाई जो तमिलनाडु राज्य में की जाती है। तमिलनाडु में तालाब के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, यह गुजरात और दादर व नागर हवेली की संयुक्त परियोजना के उपलक्ष्य में है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इसके अंदर देखेंगे, गिरना सिंचाई परियोजना जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एक गिरना नदी है, इसके पास ही यह परियोजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। यानी कि केरल के अंदर जो नदी बहती है पंबा, उसी पर सिंचाई परियोजना लगाई गई है। कौन सी? पंबा, उसका नाम पंबा दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा
भील गंगा नदी पर स्थापित किया गया है, यानी कि नदियों के द्वारा ही वहाँ पर जो है बांध लगाए गए हैं और वहीं पर ही उनको बनाया गया है। यहाँ की सिंचाई जब आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टिहरी है वो पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के अंदर ही टिहरी बांध बनाकर जो कि भागीरथी तथा भीलवाड़ा नदी पर स्थापित किए गए हैं, जिनसे बिजली बनाई जा रही है और सिंचाई की जाती है किसानों के लिए। ठीक है, अगला अपन पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसके अंदर सतलज का पानी डाला जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी सिंचाई परियोजना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सतलज नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा लंबी सिंचाई परियोजना जो कि नहर बनाई गई है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे सारण सिंचाई नहर व त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है, यानी कि गंडक नदी से कौन सी नदी प्राप्त करती है? सारण सिंचाई परियोजना और त्रिवेणी, इन दो को पानी दिया जाता है किससे? गंडक नदी से। अगला अपन देखेंगे राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संधान परियोजना का गठन किया था, यानी कि जल संधान यानी कि खेती के लिए कहाँ से जल कितना दिया जाएगा, यह गठन करने के लिए जो है सरकार ने 1983 में यह संस्थान बनाई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते थे। ठीक है, जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी मंत्रियों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशित के उपराज्यपाल, राज्यपाल के सदस्य भी होते थे। इनके लगभग सभी नेताओं को इसका भार सौंपा गया था। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता था, यानी कि जो सबसे बड़ा सचिव होता था वो उसका सचिव होता था। अच्छा साथियों, अगली हेडिंग हमारी होने वाली है, क्या होने वाली है? हेडिंग नंबर 10 पढ़ेंगे भारत के खनिज संसाधन के बारे में। ठीक है, भारत में खनिज के सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण व अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नागपुर में है। तेल प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून है। खनिज अवशेषण निर्माण कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ये कहाँ पर है? अन्य राज्यों के खाद्यान्न व भू विज्ञान करते हैं। इसका जो मतलब कि एल्युमिनियम और भू विज्ञान का राज्य जो खाद्यान्न भू विज्ञान विभाग में इसको डाला गया है। धारवाड़ क्षेत्र जो है धाराविक खनिजों को संबंधित संपन्न किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह जो 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से खनिज पदार्थ उत्पादन किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। अगला पढ़ेंगे अपकृष्ट पेट्रोलियम जो है पट्रेसीय युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। अगला फिर देखेंगे व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन जो है 1956 ईस्वी में तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग आयोग की स्थापना का बाद प्रारंभ हुआ था। भारत में सेल गैस के संसाधन कॉम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, विंध्यन बेसिन में पाए गए हैं। ठीक है साथियों, तो लगभग आज की क्लास हमारी 2 हेडिंग की थी, तो हमारी क्लास जो है ख़त्म होती है और नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले हैं हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में। भारत के प्रमुख ये पढ़े थे हमने भारत के खनिज संसाधन और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।